ऐ मेरे वतन के लोगों जरा। उनकी आवाज जब देशवासियों को पुकारती थी तो लोग दौड़े चले आते थे। वो संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई हैं जिसे आसानी से भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। उनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की अद्वितीय क्षमता थी। सत्यम शिवम लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भावनाएं हैं एक प्रधानमंत्री की, एक ऐसी कलाकार के लिए जो सुरों की मल्लिका होने के साथ साथ उनकी बहन भी थी। एक ऐसी कलाकार जिनके गले में खुद माँ सरस्वती विराजती थी। और जब वो विदा हुई तो देवी माँ के विसर्जन का ही दिन था। एक ऐसी गायिका कहा जाता है जिनके बदले पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर तक पर अपना दावा छोड़ने को तैयार थे। एक ऐसी स्वरों की देवी जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के संगीत प्रेमी पसंद करते थे और उनके जाने पर गमगीन हैं। जिन्होंने हर बड़े राजनेता से एक पवित्र रिश्ता बनाया और निभाया भी। संगीत की इस देवी का किस राजनेता के साथ था कैसा संबंध और क्या हुआ उन रिश्तों का अंजाम, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। यहाँ हम चर्चा करते हैं उन बातों की जो आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। इस समय स्वरों की मल्लिका भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश ही नहीं बल्कि उन सब जगह पर शोक की लहर है जहां लता के चाहने वाले मौजूद हैं। फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या फिर कनाडा या अमेरिका। जब से उनके निधन की खबर आई है उनके चाहने वाले स्तब्ध रह गए हैं। लता दीदी हमारे बीच नहीं है, पर उनके गाए हजारों गाने, उनकी छवि, उनकी बातें सब कुछ जैसे आंखों के सामने ही है। और कितना मुझे मिटाओगे। आज हम चर्चा करेंगे सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर और देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन राजनेताओं से उनके संबंधों की। कैसे चाचा नेहरू से लेकर मोदी भाई तक हर कोई उनसे कोई न कोई रिश्ता रखता था और उसे शिद्दत से निभाता भी था। हम बात कर रहे हैं लीजेंडरी सिंगर भारत रत्न लता मंगेशकर की, जिन्होंने अपने संगीत के सफर में प्रधानमंत्रियों का शासन देखा और तकरीबन सभी से भावनात्मक रिश्ता भी बनाया। वो किसी के लिए बेटी रहीं तो किसी के लिए हमजोली, किसी की छोटी बहन बनी तो किसी की बड़ी दीदी। लता सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि देश की राजनीति से लेकर खेल तक हर विषय की गहरी समझ रखती थीं और हर दिल अजीज भी थीं। आम से लेकर खास तक उनका सम्मान करते थे। ये उनका ऑरा ही था कि राजनीतिक विचारधाराओं से परे राजनेताओं ने भी उनका सम्मान किया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां लता दीदी को आदर न मिलता हो। आज़ादी पाने के बाद हर दौर में सरकारों के लिए लता मंगेशकर सम्मानीय रहीं। नेहरू से लेकर मोदी तक उनका सम्मान करते आए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसकी गायकी ही नहीं उनके व्यक्तित्व से भी लोग प्रभावित रहते थे और यही कारण था कि वे प्रभावित होकर उनसे मिलने उनके घर तक पहुंच जाया करते थे। जैसा कि हम सबको विदित है कि लता मंगेशकर को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो सम्मान दिया वो किसी से छुपा नहीं है। ये किस्सा शायद ही किसी ने ना सुना हो कि जब भारत चीन युद्ध के बाद
राजधानी नई दिल्ली में एक सरकारी समारोह में लता दीदी ने कवि प्रदीप का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध ऐतिहासिक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू जी रो पड़े थे। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी लता मंगेशकर का बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री नेहरू लता मंगेशकर को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उनसे खासा स्नेह रखते थे। नेहरू जी से लता के संबंध काफी घनिष्ठ थे, पर उसके बाद गुलजारीलाल नंदा और फिर लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की बागडोर अपने हाथों में ली। उस दौर में भी लता की मखमली आवाज का जादू फिजाओं में गूंजा करता था। पर लता दी का नेहरू परिवार से जितना गहरा रिश्ता था वैसा इन प्रधानमंत्रियों से नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर लता दीदी किसी प्रधानमंत्री के करीब रहीं तो वो थी इंदिरा गांधी। चूंकि लता को नेहरू जी बेटी की तरह मानते थे तो इंदिरा जी और लता जी में एक रिश्ता तो बिना कहे ही बन गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी संगीत से काफी लगाव था। इतना ही नहीं, वे अच्छा गाती भी थी। इस बात की जानकारी खुद लता मंगेशकर ने दी थी। चर्चित अभिनेत्री और गायिका दुर्गा जसराज ने एक बार लता दी और इंदिरा गांधी के भावपूर्ण संबंध के बारे में बड़ा रोचक वाकया सुनाया था। एक बार दुर्गा जसराज अपने नाना वी शांताराम के घर गई हुई थी। उस समय मुंबई में वी शांताराम का घर लता मंगेशकर के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। उसी दौरान एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बतौर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई आई हुई थी। प्रधानमंत्री का काफिला जब लता दी के घर के नजदीक आया तो लता दी कैमरा लेकर अपनी बालकनी में खड़ी हो गईं। लता दी इंदिरा गांधी की तस्वीर उतारने लगी। ये देखकर इंदिरा गांधी के एक सहयोगी ने बताया कि लता जी आपकी तस्वीर उतार रही हैं। ये सुनकर इंदिरा गांधी ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि कार की गति बिल्कुल धीमा कर दें। प्रधानमंत्री की कार धीरे धीरे रेंगने लगी। उनका पूरा काफिला धीमा हो गया। उन्होंने अपनी कार से हाथ निकालकर लता दी का अभिवादन किया। इसके बाद इंदिरा गांधी की जिस तरह से 1984 में हत्या कर दी गई, उस दुख ने लता दीदी को तोड़ कर रख दिया। काफी दिनों तक वो उस हादसे से उबर नहीं पाई थी। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद उनके बड़े सुपुत्र राजीव गांधी देश के पीएम बने, पर जैसे संबंध लता जी के नेहरू जी और इंदिरा जी से थे वैसे राजीव गांधी से नहीं बन पाए। पर फिर भी बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी लता दीदी से कई बार मिले। दोनों में बातें भी हुई, पर कोई ऐसा लम्हा नहीं रहा जिसको लता दीदी ने कभी याद किया हो या खुद राजीव गांधी ने कभी जिक्र किया हो। स्वर्गीय राजीव गांधी की मृत्यु के बाद वीपी सिंह, गुजराल और चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री बने। इन सब से लता दीदी के अच्छे रिश्ते भी रहे, पर इंदिरा गांधी के बाद अगर फिर किसी प्रधानमंत्री के लता दीदी नजदीक आई तो वो थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों के नाम की स्पेलिंग उल्टी सीधी एक जैसी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को अंग्रेजी में उल्टा लिखें तो वो लता बनता है, और लता दीदी के नाम को अंग्रेजी में उल्टा लिखें तो वो अटल बनता है। और दोनों में कई बातें एक जैसी थीं। अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर दोनों भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के पुरोधा थे तो लता मंगेशकर गायन में महान थीं। कला जगत में भी दोनों हस्तियों का जुड़ाव रहा। अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर में एक और ये समानता रही कि दोनों ही अविवाहित थे। वजहें भले ही अलग अलग रही हों, लेकिन दोनों ने ताउम्र शादी नहीं की। यूं तो अटल जी लता दीदी से मात्र 4 साल बड़े थे। इसके बावजूद लता मंगेशकर उन्हें पिता जैसा मानती थीं। अटल जी भी लता दीदी को सर आंखों पर बिठाते थे। वो अटल जी थे जिन्होंने भाजपा के समर्थन से उन्हें 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। इसके बाद 2004 में वाजपेयी सरकार की हार हो गई और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेतृत्व सरकार बनी। लता दी 2005 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं,
लेकिन ना तो उन्होंने कभी भाजपा का समर्थन किया और ना कभी कांग्रेस का। राज्यसभा में सांसद के रूप में लता दी ने ना तो कोई वेतन भत्ता लिया और ना ही कोई चेक स्वीकार किया। सदन में उनकी गैर हाजिरी को लेकर कुछ आलोचनाएं हुई। वे 6 साल के कार्यकाल में केवल 12 दिन राज्यसभा में आई थीं। एक इंटरव्यू में लता दी ने खुद कहा कि मैं राजनीति में असहज महसूस कर रही थी। संसदीय कार्यवाही के दौरान मैं अपने को अनुपयुक्त महसूस करती थी। इसके बावजूद एक सांसद के रूप में चुने जाने पर मैं गर्व महसूस करती हूँ। इस बीच अटल जी और उनके संबंध और घनिष्ठ होते चले गए। 2005 के बाद एक तरह से अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। वो अपने साहित्य में रम गए। अटल जी हिंदी के अच्छे कवि थे। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी का बहुचर्चित काव्य संग्रह है। उनकी लिखी कई कविताओं को जगजीत सिंह ने भी गाया है। पर अटल जी की कविता तब जादू सा असर करती है जब वो स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज से मिलती है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से। अटल जी के शब्द और लता की आवाज का जादू ही है जिसे देश ही नहीं दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं। नहीं मानूंगा, नहीं। जब अटल जी का निधन हुआ तो लता मंगेशकर ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था, ऋषि तुल्य पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के स्वर्गवास की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर पहाड़ टूटा है, क्योंकि मैं उनको पिता समान मानती थी और उन्होंने मुझे बेटी बनाया था। काल के कपाल पर लिखता मिटा। इस तरह से लता मंगेशकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तक हर दिल अजीज रहीं। पर वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी से जैसे उनके संबंध रहे वैसे शायद ही किसी पीएम से पहले रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लता दीदी से कितना स्नेह था ये किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी से लता दी का एक अलग ही रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो चाह कर भी शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जहां एक और लता दी पीएम मोदी को अपने छोटे भाई की तरह प्रेम करती थीं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी अपनी बड़ी दीदी को सम्मान देने में कोई कमी नहीं करते थे। कहते हैं दोनों भाई बहन के बीच बहुत ही प्यारा रिश्ता था और इनकी आत्मीयता कई बार देखने को मिली। एक ऐसा ही किस्सा है 2013 का। ये वो साल था जब लता दीदी ने पीएम मोदी के लिए एक दुआ मांगी थी, एक ऐसी दुआ जो शायद मोदी खुद के लिए भी ना मांग पाते, और वो दुआ थी मोदी के पीएम बनने की दुआ। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनको प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। ये सब 2011 और 13 के बीच चल रहा था। बीजेपी सत्ता वापसी की राह तलाश रही थी। साल 2013 में ही लता मंगेशकर ने अपने दिवंगत पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया था। इस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। तब खुद लता मंगेशकर ने पुणे में एक प्रोग्राम में कहा था कि वो चाहती हैं कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। यही नहीं, लता दी मोदी जी से इतना प्रभावित थी कि एक बार रक्षाबंधन पर उन्होंने मोदी जी से वादा लिया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनकी बात सच हो गई जब नरेंद्र मोदी को मई 2014 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की गई थी। 2014 में पीएम मोदी ने लता दीदी से किया वादा पूरा किया और वो पीएम बने, क्योंकि उनकी लता दीदी भी ऐसा ही चाहती थी। उस वक्त लता दीदी को बहुत ट्रोल भी किया गया था और यही वो वक्त था जब लता दी और पीएम मोदी के रिश्तों की नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसा रिश्ता जो लता दी के जाने के बाद ही टूटा। पीएम मोदी कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन 28 सितंबर यानी लता मंगेशकर का जन्मदिन वो कभी नहीं भूलते थे। भले ही वो किसी मीटिंग में व्यस्त हों, किसी रैली में हों या आसमान में सफ़र कर रहे हों,
इस खास दिन पर लता दी को जन्मदिन की बधाई देना वो कतई नहीं भूलते थे। 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब पीएम मोदी विमान से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने विमान से ही कॉल करके लता दी को कहा कि शायद मैं आपके जन्मदिन के बाद ही लौट कर आ पाऊंगा, इसलिए विमान से ही जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। उम्र में भी बड़ी है और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। जी, मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है। मैं लता दीदी की पीएम मोदी को लेकर सोच थी कि अपनी उम्र से तो हर कोई बड़ा होता है, लेकिन जो काम से बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी होता है। आप भी सुनिए पीएम मोदी और लता दीदी के बीच क्या बात हुई। देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी, जैसे पीएम मोदी लता दीदी को जन्म दिवस की बधाई देना नहीं भूलते थे, ठीक वैसे ही लता दीदी भी पीएम मोदी को हमेशा बर्थडे विश करती थीं। इतना ही नहीं, लता दी अपने भाई को राखी भेजना भी नहीं भूलती थीं। पर 2020 में उनका ये सिलसिला टूट गया और उसका कारण था कोरोना वायरस। राखी के समय कोरोना वायरस चरम पर था, लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए दीदी अपने भाई को राखी नहीं भेज पाई। पर उन्होंने एक खत लिखा अपने नरेंद्र भाई को, जिसमें उन्होंने लिखा कि नरेंद्र भाई, आज राखी के सुअवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो आज मैं भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है, लेकिन आज आप हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। इन शब्दों ने पीएम मोदी के दिल पर गहरा असर किया। वो आज भी इन बातों को सोचकर मुस्कुरा देते हैं। आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी, आपके आशीर्वाद बने रहे। लता दीदी को पीएम मोदी से अपार स्नेह था। खुद पीएम मोदी ने बताया कि कैसे जब लता दीदी से पीएम मोदी मिलते थे तो वो उनके लिए गुजराती व्यंजन परोसती थीं। कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता दीदी के बीच ही नहीं, बल्कि मोदी जी के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी लता दीदी के काफी घनिष्ठ और बेहद आत्मीय संबंध थे। लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर हीराबा को खत भेजा था। उस खत में उन्होंने मोदी के पीएम बनने पर खुशी जाहिर की थी। उस खत में उन्होंने लिखा था कि भगवान श्री राम की कृपा से आपके सुपुत्र और मेरे भाई श्री नरेंद्र भाई मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। खास बात यह है कि ये पत्र लता दी ने गुजराती में लिखा था। आपको बता दें कि लता दीदी की मां गुजराती थी और शायद इसीलिए लता दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करती थी। कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वही मुझे बहुत खुशी होती है। लता मंगेशकर के जाने के बाद पीएम मोदी काफी गमगीन नजर आए। उन्होंने कहा कि आज हमारी लता दीदी हमें छोड़कर चली गई और ये कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। तो ये रिश्ता था लता मंगेशकर और इस देश के 18 प्रधानमंत्रियों का, जिनका कार्यकाल लता मंगेशकर ने देखा था। बॉलीवुड समेत अन्य कई भाषाओं में अपने गानों से सभी को दीवाना बनाने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी आवाज़ से हर किसी का दिल छू लेने वाली लता मंगेशकर की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई है। लेकिन दुनिया को अलविदा कह चुकी लता जी अपने गानों के जरिए हम सब के बीच जिंदा रहेंगी।
जिंदा रहेगी उनकी आवाज़ भी, जिंदा रहेगी उनकी पहचान भी, और जिंदा रहेगा वो जज्बा भी जो इस देश के प्रति वो दिखाती रहीं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लता मंगेशकर से जुड़ी अगर कोई यादें आपके पास भी हैं तो हमसे शेयर कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उसका इस्तेमाल कर सकें। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।